मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, नए वर्ष के हर्ष के साथ अभी आप जनार्दन चौधरी अध्यक्ष हिंदी विभाग के एसआर कॉलेज रायरंजन के तरफ से स्वागत किए जाते हैं। मॉडर्न स्टडी के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो हम चलें नए वर्ष के हर्ष के साथ अपना कार्यक्रम शुरू करें। आज हमारा कार्यक्रम है प्यारे नन्हे बेटे कविता की व्याख्या करना। तो अब हम लोग प्यारे नन्हे बेटे जो दिगंत भाग 2 नामक पुस्तक में संकलित पाठ है उसकी व्याख्या शुरू करते हैं। तो चलिए अब आप पाठ शुरू कीजिए, सुनने का काम शुरू कीजिए, हम बोलने का काम शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे हैं प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके कवि का नाम विनोद कुमार शुक्ल। आप जानते हैं कि कोई भी पाठ आरंभ करने से पहले कवियों, लेखकों अर्थात रचनाकारों के विषय में थोड़ा बहुत जानना पड़ता है। परीक्षा में संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि का नाम हुआ विनोद कुमार शुक्ल, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। राजनांदगांव छत्तीसगढ़, और उनका स्थायी निवास हो गया रायपुर में। उन्होंने रायपुर में अपना घर बना लिया है, वहीं स्थायी रूप से रह रहे हैं। अब इनकी वृत्ति को देखिए। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हुए, नंबर 1, और नंबर 2 निराला सृजन पीठ में जून 1994 से 96 तक अतिथि साहित्यकार हुए। अब इनके सम्मान की बात करें तो इन्हें 2-3 सम्मानों से नवाजा गया है। एक रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दूसरा दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी साहित्यकार के लिए, यह सम्मान सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, उत्कृष्ट माना जाता है, और वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो इन्हें 1999 में दिया गया। अब इनकी रचनाओं को देखिए। इनकी रचनाएं कविता भी है, कहानी भी है, उपन्यास भी है। मतलब इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लिखने का काम किया है। इन्हें हम पूर्ण साहित्यकार कह सकते हैं। पूर्ण साहित्यकार तो वही होगा जो कविता और गद्य दोनों में लिखने का काम करे, क्योंकि साहित्य के 2 अभिव्यक्ति के माध्यम हैं, एक गद्य और दूसरा काव्य। तो इन्होंने दोनों में लिखा है। कविता पर बात करें तो लगभग जय हिंद इनकी पहली कविता की किताब है। यानी इनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद। इसके बाद वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यानी दूसरा यह काव्य संग्रह है। तीसरा सब कुछ होना बचा रहेगा, और अंतिम है अतिरिक्त नहीं। ये सब इनकी कविता की किताब है, यानी ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। अब हम उपन्यास की बात करते हैं। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये तीनों इनके उपन्यास हैं। अब इसके बाद हम इनकी कहानी पर बात करेंगे। तो पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय इनके 2 कहानी संग्रह हैं। विशेष तौर पर आप जान लीजिए, पेड़ पर
कमरा यह कहानी संग्रह है, एक कहानी भी है। इसका अनुवाद इतालवी भाषा में हो चुका है। और दूसरा, नौकर की कमीज पर फिल्म में, नौकर की कमीज आपने अभी तुरंत जाना है, उपन्यास है और उस पर फिल्म भी बन गई है। अब हम प्यारे नन्हे बेटे को कविता का भावार्थ या सारांश की बात करेंगे, यानी प्यारे नन्हे बेटे को कविता का सारांश या भावार्थ पर अब हम बात करेंगे। इसको आप जान लीजिए, पहले सारांश रूप में यह जान लीजिए कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में कवि ने अपने बेटे को कंधे पर चढ़ाकर घुमाता है, अपनी बिटिया से प्रश्न पूछता है कि लोहा कहाँ कहाँ है। बेटिया अपने बाल सुलभ चपलता के हिसाब से अपने आसपास जो जो लोहा का सामान देखती है नाम गिना देती है। फिर ध्यान करके, सोच करके कुछ और आगे बढ़ती है और तब देखा कि भाई इसकी जो क्षमता है उसके मुताबिक तो इसने बता दिया। पूछा तो पिता ने सहयोग भी किया और उसने बाहर के क्षेत्र में जो लोहे का सामान उसे दिखाई पड़ता है वो सब बता दिया। पत्नी ने भी, पिता ने बताया तो मां ने भी बताया, अर्थात बिटिया की मां बताती है, वह भी अपने अन्य घरेलू सामानों को गिना देती है। इस तरह घर के सभी लोग मिलकर लोहे की खोज करते हैं और फिर अंत में ये बताते हैं कि लोहा हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। लोहे के बिना हमारे जीवन का विकास संभव नहीं है। लोहा हमारे जीवन के विकास में कदम कदम पर सहयोगी है। उसके बिना हम कभी विकास नहीं कर सकते हैं। हमारे विकास का आधार यह लोहा है। ऐसा ही लोहा तो मेहनत कश मजदूर भी है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। ये स्त्री पुरुष जो मेहनत कश हैं वे भी लोहा है। इस तरह आपने देख लिया कि इस कविता में कवि ने लोहा को मेहनत कश मजदूर का प्रतीक माना है। आप यह कह सकते हैं कि लोहा और मेहनत कश मजदूर दोनों को एक रूप में कवि ने देखा है। प्रतीकात्मकता तो इसी के आधार पर बनती है। तो मेहनत कश मजदूर और लोहा दोनों को एक रूप में मानकर कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि जैसे लोहा हमारे जीवन का भार ढोता है, हमारे जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निर्वाह करता है, वैसा ही मेहनत कश मजदूर भी होता है। वह भी हमारे जीवन के सुख सुविधाओं का संग्रह करता है, वह उत्पादन करता है, वह हमारे जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस तरह पूरी कविता में कवि ने लोहा को और मेहनत कश स्त्री पुरुष मजदूर के महत्व को स्पष्ट किया है। यह लोहा ठोस होकर भी, कड़ा होकर भी, पदार्थ होकर भी हमारे जीवन में अभिन्न रूप में प्रवाहित होता रहता है, बिल्कुल तरल रूप में, हमारी जीवनी शक्ति के रूप में यह प्रवाहित होता रहता है। इस तरह आपने इस कविता में लोहे के महत्व को जाना, समझा। अब हम इसके आधार पर आपको एक बार बता देते हैं, एक व्यवस्थित रूप में परीक्षा में आप कैसे लिखेंगे इसका सारांश, उस रूप में हम यहाँ लिखकर आपको बताते हैं। विनोद कुमार शुक्ल रचित प्यारे नन्हे बेटे को कविता। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, एक किताब का नाम है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, एक किताब का नाम है। उसी से यह कविता उद्धृत है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका उल्लेख कर दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल रचित प्यारे नन्हे बेटे को कविता। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह,
शीर्षक काव्य संग्रह से उद्धृत है, जिसमें कवि ने बाल क्रीड़ा के पृष्ठभूमि में घर गृहस्थी या जीवन के साथ लोहा के अभिन्न संबंध को स्थापित किया है। कवि ने अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए घूमता है, प्यारी बेटिया से पूछता है, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, अंदर हो या बाहर, अर्थात घर परिवार हो या खेत खलिहान, शहर बाजार हो या कल कारखाना, हर जगह लोहा है। चिमटा, करकुल, सिगरी, समसी आदि से लेकर कपड़े सुखाने वाली तार या फावड़ा, कुदाल, टंगिया, बसुला, खुरपी, बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा आदि लोहे का ही बना होता है। फिर माँ बिटिया को बाल्टी, हंसिया, चाकू आदि की याद दिलाती है। इस प्रकार घर के सभी सदस्य लोहे से बनी चीजों एवं लोहे की खोज करते हैं। आगे आप देखें, कवि ने लोहा को मेहनत कश सभी स्त्री पुरुषों का प्रतीक माना है। शोषण उत्पीड़न का शिकार होने के बाद भी देश समाज का भार उठाकर चलने वाले मजदूर लोहा है। वे मजदूर स्त्री हों या पुरुष, लोहा ठोस होता है, परंतु हमारे जीवन में वह हमेशा विभिन्न रूपों में प्रवाहित होता है। ऊपर से ठोस होने के बाद भी वह भीतर से तरल है। यह लोहा हमारे जीवन के साधनों का आधार होता है। मजदूर भी तो देश के विकास का आधार होता है। इस प्रकार लोहे और मजदूर दोनों ही विकास का आधार होते हैं। इस तरह आपने इस कविता का सारांश जान लिया। मोटे तौर पर आप याद रखें कि इस कविता में कवि ने अपने घर परिवार की हंसी खुशी के साथ, बाल सुलभ क्रीड़ा के साथ, वात्सल्य प्रदर्शन के साथ लोहे की खोज करता है और यह सिद्ध करता है कि लोहा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हमारे विकास का आधार है। और ऐसा ही होता है मेहनत कश मजदूर भी, वह भी हमारे जीवन का आधार होता है। उसका योगदान हमारे जीवन के विकास में बहुत बड़ा होता है। अब हम सप्रसंग व्याख्या की बात करेंगे। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा गया, यह सुनना यह प्यारी बेटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा, करकुल, सिगरी, समसी, दरवाजे की साकल, कब्जे, खीला दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट, रुक कर वह फिर याद करेगी। एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ, बाहर सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आरंभ एक भाग में कि कवि अपने बेटे को कंधे पर बैठाता है, घुमाता है, दुलार प्यार करता है। और इसी क्रम में बेटा पिता के कंधे पर बैठकर अपने आप को दादा से भी बड़ा समझने लगता है। छोटा बच्चा है, पिता के कंधे पर बैठा और बैठकर वह ऊंचा हो गया पिता के माथे से भी, और तब फिर वह अपने आप को दादा से बड़ा समझने लगता है। और इसी क्रम में कवि अपनी प्यारी बिटिया से पूछता है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, और बिटिया उसका जवाब देती है, चिमटा, करकुल, सिगरी, समसी, दरवाजे की साकल, कब्जे, खीला दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। तो इस तरह आपने देखा कि बिटिया ने जवाब दिया कि हमारे घर में जो चिमटा है, समसी है, सिगरी है, इन सारी चीज़ों में यानी घरेलू उपयोग की चीज़ों में लोहा दिखाई पड़ता है। रुक कर वह फिर याद करेगी,
कुछ देर विश्राम के बाद वह मस्तिष्क पर जोर देती है कि और कहाँ कहाँ लोहा हो सकता है। तो फिर वह याद करके बताती है कि 2 खंभों पर जो तना तार है जिस पर भैया की चड्डी सूखती है वह भी तो लोहे का ही बना हुआ है। भैया की गीली चड्डी। फिर एक सेफ्टी पिन समझते होंगे, किसी भी नट बाल्टू की सेफ्टी के लिए एक हल्का सा पिन लगाया जाता है, कांटी की तरह होती है। और पूरी साइकिल, बड़ी सी साइकिल जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है, या पूरी साइकिल ऑफ सेफ्टी पिन, ये सब कुछ तो लोहे से ही बना हुआ है। इसी को हमने व्याख्या के रूप में यहाँ व्यवस्थित रूप से सजाकर लिख दिया है। प्रस्तुत काव्यांश विनोद कुमार शुक्ल रचित प्यारे नन्हे बेटे को कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने अपने बेटे बेटी के दुलार प्यार के संदर्भ में जीवन के विकास में लोहे की सहभागिता को स्पष्ट किया है। यह लोहा विभिन्न रूपों में हमारे जीवन के विकास में योगदान करता है। कवि ने अपने बेटे को कंधे पर चढ़ाया। वह बालक स्वयं को दादा से भी बड़ा मानता है। कवि ने बिटिया से पूछा, लोहा कहाँ कहाँ है? जवाब मिला, चिमटा, करकुल, सिगरी, शमशी, दरवाजे के सांकल, कब्जे के साथ कपड़े सुखाने वाले तार लोहा का है, अर्थात विविध घरेलू उपयोग में लोहा का प्रयोग होता है। यह हमारे जीवन का आधार है। यह ठोस होकर भी हमारे जीवन में प्रवाहित होता है। अब इसका दूसरा खंड देख लीजिए। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी की कितनी जल्दी, जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। यहाँ पर लड़की की मनोदशा और लड़की के शरीर की बात की गई है। लड़की बड़ी दुबली पतली है, शरीर से वह भले ही दुबली पतली है लेकिन बुद्धि से बड़ी तीक्ष्ण है, बहुत तीक्ष्ण। वह तुरंत जान लेना चाहती है कि लोहा कहाँ कहाँ है। लोहा की सारी जगहों को, सारे रूप प्रारूपों को वह तुरंत जान लेना चाहती है। ऐसे तीक्ष्ण दिमाग की वह बिटिया है, वह लड़की है। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी। यहाँ शरीर से दुबली पतली है लेकिन दिमाग से, हरकत से, गतिविधि से वह बहुत तेज है। कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। अब यहाँ पर लड़की ने तो अपने हिसाब से लोहे के विषय में बता दिया कि इन इन चीज़ों में लोहा है। अब इसके बाद वह यानी कवि याद दिलाता है, अपनी बेटिया को सिखलाता है, समझाता नहीं सिखलाता है। ध्यान रहे, सिखलाने का मतलब होता है बाह्य कार्य क्षेत्र को समझाना। बाह्य कार्य क्षेत्र यानी हमारे जीवन का जो स्वाभाविक क्रिया है उससे अलग की जब चीज़ जानने सिखाने की बात होती है तो वह सीखना माना जाता है, और अपने ही कार्य क्षेत्र की बात का विस्तार करना समझाना माना जाता है। तो पिता बाह्य क्षेत्र की बात बताते हैं, इसीलिए सिखलाने की बात करते हैं। जैसे सिखलाऊंगा बेटिया को फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, ये सब बिटिया घर में नहीं देखती है, यह सब तो बाहर की चीज़ है। जीवन के बाह्य क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। तो पिता जीवन के बाह्य क्षेत्र से परिचित है, अपनी बेटी को वह बाह्य क्षेत्र से परिचित कराता है। इस कारण वह सिखलाने का काम करता है बेटिया को। फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। इस तरह वह पिता अर्थात कवि अपनी बेटी को लोहे के विषय में बताता है। अब पत्नी यानी बेटिया की माँ अपनी बेटिया को समझाती है।
पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बेटिया को। यह पत्नी सिखाती नहीं है, समझाती है अपनी बेटी को, क्योंकि बेटी का जो कार्य क्षेत्र है वही कार्य क्षेत्र तो पत्नी का है। पत्नी घर परिवार में रहती है, बेटी भी घर परिवार में रहती है। दोनों की मानसिकता, दोनों का कार्य क्षेत्र एक जैसा है, इसलिए पत्नी के समझाने की बात कही गई है। पिता सिखाने का काम करते हैं, बेटी को माँ समझाने का काम करती है। बेटिया जैसे समझाएगी बेटिया को, क्या क्या समझाती है? बाल्टीन सामने कुएं में लगी लोहे की घिरनी, छत्ते की कांडी डंडी और घमेला, हंसिया चाकू और भिलाई वाला डीला, जगह जगह लोहे के टीले, इन सभी चीज़ों की जानकारी माँ देती है बेटी को। और यहाँ पर आप देख रहे हैं भिलाई वाला डीला बहुत बड़ा लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। बहुत बड़ा वह इस्पात का कारखाना है। उस इस्पात के कारखाने की भी चर्चा की गई है कि वहाँ पर लोहे का संग्रह भी होता है और लोहे का सामान भी बनाया जाता है, और उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं वे मजदूर भी लोहे के तरह ही मजबूत हैं, वे बड़े उपयोगी हैं। जगह जगह लोहे के टीले। अब इसको हम व्यवस्थित रूप से परीक्षा की भाषा में आपको बता देते हैं, सजाकर बता देते हैं कि कैसे व्याख्या आपको परीक्षा में लिखनी है। प्रस्तुत काव्यांश विनोद कुमार शुक्ल रचित प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक काव्य से उद्धृत है। ये काव्यांश जिसमें कवि ने बेटी की चंचलता के साथ कहाँ कहाँ लोहा का वर्णन किया है। बेटी तन से भले ही दुबली पतली थी, परंतु बुद्धि से बड़ी तीक्ष्ण व लोहे के रूप प्रारूप से जल्दी ही परिचित हो गई। फावड़ा, कुदाल, टंगिया, बसुला, खुरपी, बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, ये सब लोहे के बने होते हैं। इन सबों का उपयोग प्रायः घर के बाहर होता है। बेटिया घरेलू लोहे के सामान से तो परिचित थी ही, कवि ने बाहरी जीवन में उपयोगी लोहे के सामानों का नाम बता दिया, अर्थात परिचय करा दिया। इतना ही नहीं, कवि ने भी बाल्टीन, कुएं में लगी घिरनी, छत्ते की कांडी डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू आदि की भी याद दिला दी। इस प्रकार संपूर्ण जीवन का आधार लोहा होता है, जिसकी व्याख्या यहाँ की गई है। वह ठोस होकर भी संपूर्ण जीवन में प्रवाहित होता रहता है। इस तरह आपने यहाँ देख लिया। अब हम एक तीसरा भाग की बात करेंगे। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोचकर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है, कविता के साथ। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि लोहा हर वो मेहनत कश आदमी है वह लोहा है, यानी हर मेहनत कश आदमी लोहा की तरह है। यहाँ लोहा प्रतीक बन गया है मेहनत कश स्त्री पुरुष का। इसी को यहाँ पर कविता की भाषा में स्पष्ट कर दिया गया है, अर्थात व्याख्या के रूप में सजाकर लिख दिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश विनोद कुमार शुक्ल रचित प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने हर मेहनत कश को लोहा सिद्ध करने का प्रयास किया है। कवि संपूर्ण परिवार मिलकर लोहे की खोज के विषय में सोचता है। उसे पता चल जाता है कि लोहा हो या मेहनत कश, दोनों ही समाज के भार को ढोता है।
कवि के कंधे पर बैठा बेटा बाल सुलभ चपलता बस थोड़ा ऊंचा होकर बड़ा बनता है, दुल्हन लाने की बात सोचता है। इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का भार ढोता है, वह पुत्र भी आगे चलकर मेहनतकश लोहा की तरह जीवन का भार वाहक बनता है। जैसे पिता ने हमें दुलार प्यार से कंधे पर बैठाकर बड़ा किया, दुलार प्यार दिया, अब हमारा भी फर्ज बनता है जब हम बड़े हो गए तो नई पीढ़ी अर्थात अपने पुत्र पुत्री को कंधे पर बैठाकर उसका भार ढोकर उसको भी बड़ा करें। यह एक हमारे समाज की व्यवस्था है, हमारे जीवन की संस्कृति है कि हर पीढ़ी को भार ढोना पड़ता है। जो मेहनत कश होता है उसका जीवन सफल होता है, वह लोहे की तरह होता है, और जो इससे भागता है वह तो कायर होता है। जो पारिवारिक जीवन का बोझ नहीं उठाता है, सामाजिक जीवन का बोझ नहीं उठाता है, जो मेहनत कश नहीं है, वह व्यक्ति कायर माना जाएगा, वह व्यक्ति कभी लोहा नहीं माना जाएगा। इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का भार ढोता है, वह पुत्र भी आगे चलकर मेहनतकश लोहा की तरह जीवन का भार वाहक होता है। वह ठोस होकर भी जीवन में प्रवाहित होता रहता है। शोषित पीड़ित स्त्री पुरुषों को अधिक बोझ उठाना पड़ता है, इसीलिए वह अधिक मजबूत लोहा होता है। इस तरह आपने इस कविता में जान लिया कि मेहनत कश व्यक्ति लोहा की तरह है। यह पाठ आपका समाप्त हुआ। अब आप दूसरे पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नए वर्ष के हर्ष के साथ धन्यवाद।